साउथ दिल्ली के कालिशान बंगलों के बाहर न जाने कुत्ते क्यों इकट्ठे हो बार बार ऊपर की बालकनी की ओर देख भौंक रहे थे। अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थी। कुछ देर के लिए तो डर ही गए। वो उल्टा लटका हुआ था, पूरा शरीर खून से लथपथ था और खून की बूंदें एक एक कर नीचे गिर रही थी। लेकिन सबके पड़ोसियों का यही कहना है, किसी को देखा उनके घर के बाहर। बहुत सारे कुत्ते भी थे। प्रवीण ने तुरंत उन लोगों को बुलवाया जो पड़ोसी थे, उन लोगों के पड़ोसी जिन पर हमला हुआ था। प्रवीण ने स्केच बनवाया। बहुत ही डरावना था। हाथ टेढ़े मेढ़े, पेट धंसा हुआ, आंखें लाल और दांत बड़े और नुकीले। जब अंकित की आंख खुली तो वो बुरी तरह छटपटाने लगा। शायद दर्द बर्दाश्त के बाहर था। किसी तरह प्रवीण और बाकी पुलिस ऑफिसर्स ने उसे नीचे उतारा। पीठ पर लंबा गहरा घाव था। इस बार प्रवीण की नजर घाव पर जाकर रुक गई। अजीब सा पीलापन था घाव के इर्द गिर्द, जैसे कुछ उबल रहा हो। प्रवीण ने फोटो खींच ली। वो रात सबके लिए मनहूस रात थी। पुलिस के रहते अंकित के साथ इतना भयानक हादसा जो हुआ था, मीडिया ने तो मानो पुलिस को मजाक का पात्र बना दिया। इस बात से अनजान कि पुलिस जिसकी खोज कर रही है वो जब आता है तब सब कुछ धुंधला हो जाता है और शिकार बेसूद लटका मिलता है। खैर, डिटेक्टिव बुमराह और सैम केस की खबर पाते ही मौके पर पहुंच जाते हैं। शाम का समय था और पुलिस स्टेशन पर आवाजाही थोड़ी कम हो गई थी। हल्की बारिश भी शुरू हो गई। प्रवीण ठीक सामने की कुर्सी पर बैठे बाकी ऑफिसर से बात कर रहे थे। चाय के छोटे ग्लासेस सामने टेबल पर पड़े थे, जैसे कोई घर गया ही नहीं। अब चाय उन्हें जागे रहने का सहारा दे रही थी। पूरे स्टेशन में एक अजीब मनहूसियत पसरी थी। शायद हर अफसर हुए हादसों को लेकर चिंतित था। आखिर रोक पाने में वो नाकाम जो रहे थे। लो, बारिश को भी अभी आना था। अरे कल ही नए जूते मंगवाए थे, लिखा था पानी से दूर रखें। हम लोगों की जिंदगी भी कच्चे पापड़ की तरह है। जरा सा इधर उधर हुआ नहीं कि कटाक टूट के बिखर गए। सैम बड़बड़ाए जा रहा था। वहीं बुमराह रुककर पुलिस स्टेशन की छत को देख रहे थे। शायद कुछ था वहां जो अचानक अंधेरे में गायब हो गया। तो क्या हुआ? कुछ है क्या वहां? सैम ने पूछा। तुम जूते बचाओ अपने। हल्की ठंडी हवा रह रहकर उनके कपड़े हवा में उड़ाती और जताती। ये केस एक ऐसी सिरहन देने वाला है कि हड्डियों तक को किसी अनकहे डर की मौजूदगी का आभास होगा। स्टेशन में जैसे ही डिटेक्टिव और सैम की एंट्री हुई, प्रवीण के उतरे चेहरे पर छोटी चमक दिखी। थैंक यू इतनी जल्दी आने के लिए। प्रवीण ने दोनों से हाथ मिलाया। बाकी सब ऑफिसर्स भी बस एक टक बुमराह को देखे जा रहे थे। आखिर देखते भी क्यों ना। डिटेक्टिव बुमराह आज उनके सामने खड़े थे। आइए मेरे कैबिन में चलते हैं, प्रवीण ने इशारा किया। हाँ, लेकिन कम से कम 12-15 कप चाय और 2-4 पैकेट बिस्किट्स का इंतजाम कर लीजिए, सैम बोला। और भी लोग हैं क्या? प्रवीण हैरान हुआ। अरे भाई, पूरी रात जागना है, सब भटक जाएगा ये बुमराह। इसका दिमाग और चाय दोनों थोड़े कनेक्टेड हैं। प्रवीण ने एक ऑफिसर को इशारा किया। जी सर। अफसर ने हामी भर दी। कैबिन में एक दीवार पर सारी डिटेल्स चिपकी थी। मरे हुए लोगों की फोटोज, लोगों द्वारा बताया गया स्केच, उस शैडो का जो छत पर दिखी थी, और बाकी डिटेल्स भी। प्रवीण ने तुरंत कुछ फाइल्स भी मंगवाकर बुमराह को दे दी। सैम ने कुछ उठाकर पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन डिटेक्टिव का ध्यान अब दीवार पर जाकर टिक गया। यह स्केच कई लोगों ने कंफर्म किया? बुमराह ने पूछा। हाँ, लगभग हर मरने वाले के घर में देखा गया, प्रवीण बोला। सैम ने भी फाइल्स नीचे रख दी और दीवार पर नजर कर ली। पता है आपको ये स्केच किसका है? सबके चेहरों पर जब क्वेश्चन मार्क ही दिखा तो बुमराह ने जवाब दिया। एक बुक है किसी प्रोफेसर की, बहुत पॉपुलर हुई थी। उसका कहना था स्केच वाला उससे मिलने जाता था बीच रात और उसे ऐसी बातें बताता था जो आगे फ्यूचर में घटने वाली थी, लेकिन उसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं कि वो लोगों को मारता था। धृतुत चटवाल की किताब थी ना? सैम को भी किताब के बारे में पता था।
यहां तक कि वो इसे मुहुम चीचक बुलाता था। कोई कारण था इसके पीछे, लेकिन इस मुहुम ने जब दुर्दित को उसकी ही मौत की जानकारी दी तो वो भभक उठा। उसने उससे मौत टालने का तरीका मांगा, लेकिन जब उसने बताया ही नहीं तो शायद उसने कुछ ऐसा किया कि उसके मरने के बाद मुहुम बौखला गया। क्या किया इसकी जानकारी कहीं नहीं। भूमरा बात को पूरी करते, सर कैसी बात कर रहे हैं आप? अब क्या हम भूत पिशाच का पीछा करेंगे? एक ऑफिसर ने अपनी बात रखी। ना तो ये भूत है ना पिशाच, आपने तो लोगों को एक कहने पर यह स्केच बनाया है। अब इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? और फिर ये स्केच उस किताब के मुहुम से बिल्कुल मिलती जुलती कैसे है किताब मेरी गाड़ी में, मंगवा लीजिए। जब बुमरा के कॉन्फिडेंस को लोगों ने देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। किताब को तुरंत कैबिन में लाया गया। जो स्केच बुक में था वो पुलिस के स्केच से मिलता जुलता था। तो अब क्या करना चाहिए? प्रवीण ने पूछा। आपने वहां कुछ महसूस किया था? सैम ने पूछा। हाँ, सब कुछ धुंधला हो जाता है जब वो आता है। विक्टिम को होश ही नहीं होता कि उसके शरीर के अंगों को चीरा जा रहा है। न वो आते दिखता है न जाते, लेकिन विक्टिम जब आंखें खोलता है तो बिना रुके दर्द में चिल्लाता रहता है। मैं लगभग 3 ऐसे घर देखना चाहूंगा जहां लोगों पर अटैक हुए थे, वो भी आज। बुमरा इतना कहकर अपने फोन में कुछ टाइप करने लगे। अरे तुम्हें रात को ही हर केस क्यों सुलझाना होता है? अरे आज ही तो आए हैं, कल सुबह देख लेंगे। सैम ने झट से एक चाय का कप सरका लिया। तुम पहले चाय तो गटक लो। वैसे फाइल तुमने ठीक से पढ़ी नहीं। जिन भी लोगों को उल्टा लटकाया गया वो भी चाय पीकर ही सोए थे। बुमरा ने छेड़ने वाले अंदाज में सैम को देखा, फिर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। सैम ने चाय का कप तुरंत नीचे रख दिया। अच्छा, कहीं चाय का इससे कोई लेना देना तो नहीं? वहीं जब डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन से बाहर आए तो बारिश बढ़ चुकी थी। तेज हवा के थपेड़े पेड़ों को बुरी तरह झुला रहे थे, लेकिन उनका ध्यान एक बेंच की ओर गया। एक लड़की बेंच पर बिल्कुल सीधी होकर बैठी थी। उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि तेज हवा में कोई पेड़ उसके ऊपर भी गिर सकता है। अरे देख लो, इतनी बारिश और हवा कहाँ जाएंगे? सैम बोलता रहा, लेकिन बुमरा का ध्यान बेंच पर था। वो सीधे बेंच की ओर बढ़ गए। अरे क्या कर रहे हो, भीग जाओगे। सैम के शब्द उनके कानों तक पहुंच ही नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बेंच तक पहुंचे वो औरत उठकर पीछे की ओर जाने लगी। जैसे उसे पता था बुमरा उसके पीछे जरूर आएंगे। बुमरा चलने लगे। पीछे की ओर एक पुराना गोडाउन था। कुछ दीवारें ढह भी गई थी। लड़की अचानक रुक गई और पलटी। पूरा चेहरा सफेद था, जैसे खून ही ना हो उसके शरीर में। आंखें नीली। वो अचानक तेजी से रेंग कर डिटेक्टिव की ओर दौड़ने लगी। बुमरा संभल पाते वो सीधे उनके ऊपर कूदी और गर्दन पर काटने की कोशिश करने लगी। डिटेक्टिव ने किसी तरह उसे नीचे फेंका। उसके नाखून बुमरा के शरीर को गहरा खरोच चुके थे। वो दोबारा झपटती। बुमरा इस बार तैयार थे। वो रास्ते से हट गए। ये लो तुम्हारी स्टिक। सैम वहां पहुंच चुका था। उसने बुमरा की स्टिक हवा में उछाल उनकी ओर फेंक दी। बुमरा ने स्टिक पकड़ ली। वो लड़की जैसे ही गुर्राते बुमरा तक आई, उन्होंने स्टिक से ऐसा वार किया कि वो काफी दूर जा गिरी। बुमरा की स्टिक आम स्टिक नहीं थी। उस लड़की को समझ आ गया। वो नीचे रेंगती पेड़ पर चढ़ी, फिर पेड़ों पर कूदते कूदते वहां से भाग निकली। स्टिक के वार की वजह से उसके मुंह का एक हिस्सा धंस गया था। कौन थी ये? सैम हैरान था। भाई, शी वॉज नॉट ए ह्यूमन। अगर मैं नहीं आता तो आज तुम्हारा चाय बनाकर पी जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मेरे से क्या लेना देना? और बात तो सही है, वो आम लड़की तो नहीं थी। कुछ तो मिस कर रहा हूं मैं। अरे मुझे मिस कर रहे हैं आप? डॉक्टर शेखावत की आवाज आई। अरे डॉक्टर, आप तो कल आने वाले थे। सैम खुश हो गया। हालत देखो तुम दोनों अपनी, आते ही बवाल हो चुका है। मुझे लगा मैं क्यों मिस कर रहा हूं ये सारा एक्साइटमेंट। तो चलिए 2 से भले 3। आज की रात बारिश भी है, हवा भी, और कुछ ऐसा केस जहां मारने वाला दिखता नहीं। बुमरा ने शेखावत को गले लगा लिया। तीनों बिना देरी के प्रवीण के बताए पते पर पहुंच गए। भीग जाने की वजह से गाड़ी में ही सबने कपड़े बदल लिए। पहला घर बहुत ज्यादा बड़ा था।
लगभग 10 पुलिसकर्मी वहां तैनात थे। सब दरवाजे पर खड़े आसपास देख रहे थे। ये प्रोफेसर अभय का घर है। काफी जाने माने रिसर्चर हैं। इनको भारत सरकार की ओर से कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, प्रवीण ने जानकारी दी। आइए अंदर चलते हैं। हालांकि वो भी हॉस्पिटल में है। बुमराह सब कुछ भूल पूरे घर में घूमने लगे। एक एक कमरे को ध्यान से देखा। बैल्कनी में गए, वहां से चारों ओर मुआयना किया। अचानक एक कमरे में आकर वो रुक गए। कुछ था उस कमरे में जो महसूस कर सकते थे। एक आवाज थी, जैसे पानी कहीं दीवारों में मूव कर रहा हो। लेकिन दीवारों में पानी कैसे चल सकता है? सैम और डॉक्टर भी वहां पहुंच गए। कुछ सुनाई दे रहा है? डिटेक्टिव ने पूछा। सैम और डॉक्टर ने भी ध्यान से सुना। नहीं तो। सैम को हैरानी हुई। जाओ वहां सामने की दीवार के पास जाओ। सैम जब नजदीक गया तो उसे हल्की आवाज महसूस हुई। हाँ, कुछ पानी जैसा। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया। बुमराह ने तभी उस कमरे के बड़े बड़े फर्नीचर्स हिलाने शुरू किए। उनके पीछे दीवारों पर जो दिखा बेहद डरावना था। दीवारों पर हाथों के निशान थे, जैसे उस पार से कुछ हाथ इस पार आने की कोशिश कर रहे हों। क्या ये विजुअल इल्यूजन है? शेखावत आगे आकर दीवार को छूते। हाथ बिल्कुल मत लगाइएगा, जाने क्या है ये, डिटेक्टिव ने हिदायत दी। सैम तो बस दीवार को मुंह बाय देख रहा था। अरे हो क्या रहा है? ये दुनिया निपटने वाली है। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हमारी सोच के परे है। तभी घर की लाइट चली गई और अंधेरा बड़े करीब से सबको टटोलने लगा। सैम ने मोबाइल की लाइट जलाई, लेकिन एक आवाज हर ओर पसर गई। घर एक अजीब से धुएं से घिरने लगा। कुछ गुर्राती आवाजें वहां फैल गई। सबके होश तब उड़े जब प्रवीण जोरों से चिल्लाने लगा। बुमराह ने तुरंत उस ओर दौड़ लगा दी। आवाज छत से आ रही थी। जो देखा वो आम नहीं था। प्रवीण हवा में लटका हुआ था। उसकी आंखें पसीज गई थी, हाथ खून से लथपथ थे। आसपास कई अजीब से शैडोज प्रवीण को घेरे खड़े थे, जिनकी लाल आंखें थी और वो बुमराह को घूर रहे थे। अचानक वो मुड़े और प्रवीण को एक खिलौने की तरह लेकर भाग गए। जमीन पर बस एक निशान छोड़ गए, वो सुनहरे रंग का, जिसकी आकृति किसी लॉकेट से मिलती जुलती थी। क्या है द साइलेंट हंटर का रहस्य? क्या डिटेक्टिव बुमराह ऑफिसर प्रवीण को बचा पाएंगे? कौन है जो लोगों को बेरहमी से मारता जा रहा है? खोलूंगा इसका राज भाग 3 में। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें हाई पॉइंट्स देना ना भूलें। याद रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमें स्पॉटिफाई पर फॉलो ज़रूर करें। हमारे पॉडकास्ट का नाम है कहानियाँ, कहानीकार सुधांशु राय के साथ।